शुभांगी को माँ बाबूजी समझा समझाकर हार गए, लेकिन शादी के मामले में उसने किसी की न सुनी। कोई न कोई कमी उसे हर लड़के में नजर आ जाती और झट उसे नापसंद कर देती। लेकिन भाभी ने शुभांगी को आत्ममंथन के लिए ऐसा प्रेरित किया कि कोई जादू ही कर दिया हो। आज घड़ी की सुइयां कुछ ज्यादा ही तेज रफ्तार से भाग रही थी। काम निबटाते हुए पता ही नहीं चला कि कब 5 बज गए। माँ, बाबूजी और शुभांगी आने वाले थे। अनिकेत उन्हें लेने स्टेशन गए थे। बच्चे भी दादी, बाबा और बुआ के आने को लेकर उत्साहित थे। रोहित, रुचि, कोई चीज इधर उधर मत फैलाना। मैंने अब भी सब ठीक किया है। मैं किचन से ही उन्हें निर्देश दे रही थी, तभी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। लगता है वे लोग आ गए, मैंने सोचा, और जल्दी से साड़ी ठीक कर पल्लू सिर पर लिया और दरवाजा खोला। बहुत दिनों बाद उनका आना हुआ था। मैंने सबके पैर छुए। खुश रहो बेटी। बाबूजी ने सदा की तरह अपना प्यार भरा आशीर्वाद दिया और बोले, बच्चे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। अभी बुलाती हूँ बाबूजी, कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं। कब से आप सबका इंतजार कर रहे थे। कहते हुए मैंने बच्चों को पुकारा। रोहित, रुचि, जल्दी आओ। दादी, बाबा और बुआ आ गए। बच्चे दौड़ कर आए और दादी बाबा से लिपट गए। रोहित बोला, कैसे हैं आप बाबा? आप जानते हैं, हमारा नया कंप्यूटर आया है। रुचि आंखें मटकाती बोली। उत्साह से भरे दोनों बच्चे अपनी अपनी बातें बताने की होड़ में लगे थे। चलो बुआ आओ तो आपको दिखाते हैं। अरे अरे, रुको तो, अभी सांस तो लेने दो। अभी अभी तो आए हैं। चाय नाश्ते के बाद आराम से दिखाना, शुभांगी बोली। लेकिन बच्चों को सब्र कहाँ था। बुआ को अपने साथ ले जाकर ही माने। भाभी, मेरी चाय स्टडी रूम में ही भिजवा दीजिएगा, कहती शुभांगी स्टडी रूम में चली गई। और बहू, सब ठीक तो है? हाँ माँ जी, सब ठीक है। लेकिन आप पहले बताइए कि आपका बीपी अब कैसा है? बाबूजी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब होना है? हमारा क्या है बहू, बुढ़ापा है, कुछ न कुछ रोग लगा ही रहता है। पिछले हफ्ते बीपी फिर लो हो गया था। दवाइयां ले रही हूँ। इनका मोतियाबिंद अभी पूरी तरह पका नहीं है। ऑपरेशन में समय लगेगा। फिर हम ठहरे सूखे पत्ते, कब टूट जाएं, क्या भरोसा। ऐसा क्यों कहती हैं ना माँ जी? सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, शुभांगी के रिश्ते की बात कहीं तय हुई या नहीं? मैंने बातों का रुख दूसरी तरफ मोड़ते हुए पूछा। अरे कहाँ, इस लड़की से तो मैं तंग आ गई हूँ। कोई लड़का इसे पसंद ही नहीं आता। किसी में कोई कमी बताती है तो किसी में कोई, न जाने कौन सा राजकुमार चाहती है। क्या होगा इस लड़की का? कहती मांझी के स्वर में बेबसी और आंखों में तैरते लाचारी के आंसू एक माँ की अपनी बेटी को विदा करने की आकुलता की कहानी कह रहे थे। अपनी लाडली के भविष्य को लेकर उनकी चिंता तर्क संगत भी थी। वे फिर बोली, हम लोग तो हार मान चुके हैं बहू। परसों ही रामगोपाल जी रितेश को लेकर इसे देखने आए थे। तुम तो जानती हो, नील की शादी में उनसे तुम्हें भी मिलवाया था। अब तो रितेश इंजीनियर हो गया है। अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं। नेचर भी अच्छा है। बस लड़के के बाल पीछे से कुछ सफेद हैं। इतनी सी बात को लेकर तुनक गई, बोली, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। मैं जानबूझकर मक्खी नहीं निगल सकती। अब तुम ही बताओ बहू, किस मुंह से उनसे मना करे। उन्हें तो शुभांगी पसंद भी आ गई है। अभी तो हमने कह दिया कि शुभांगी के भैया भाभी से राय लेकर सगाई की तारीख बताएंगे, लेकिन इस लड़की ने तो हमें दुविधा में डाल दिया है। आप परेशान न हो मांझी, सब ठीक हो जाएगा। जो काम जब होना है तभी होगा, मैंने धीरज बंधाते कहा। क्या बहू, कब तक इंतजार करें? 26 साल की हो गई है। उम्र निकलते देर थोड़े ही लगती है। उम्र ढलने के साथ ही चेहरे की चमक भी चली जाती है। अब तुम ही इसे समझाओ। आप बेफिक्र रहिए माँ जी, मैं कोशिश करूंगी, मैं बोली। मैंने कह तो दिया, लेकिन मन आशंकाओं से भरा था, जिन्हें मैंने पूरी कुशलता से विश्वास की चादर से ढक लिया था। आज माँ बाबूजी वापस जा रहे थे। मेरे आग्रह और बच्चों की जिद पर शुभांगी को यहीं छोड़ दिया। शुभांगी भी किचन में मेरे साथ हाथ बंटा रही थी। लाइए भाभी, पूरी मैं तलती हूँ। अरे रहने दो शुभांगी, ससुराल में जाकर काम करना, अभी तो आराम करो। भाभी, आपने भी वही टॉपिक शुरू कर दिया। वहां भी घर पर दिन रात यही सुनते सुनते मैं बोर हो गई हूं। अच्छा, सॉरी बाबा, लो तलो, मैं बोली।
माँ बाबूजी का खाना पैक किया और सब लोग उन्हें स्टेशन छोड़ने गए। उनका ममतामयी चेहरा सबके दिलों को बरबस बांधे रखता था। अच्छा, चलते हैं बहू, रुंधे कंठ से मांझी ने कहा। हाँ मांझी, घर पहुंचते ही फोन कीजिएगा, मैं बोली और गाड़ी चल पड़ी। जब तक दादी बाबा का चेहरा आंखों से ओझल नहीं हो गया, बच्चे उन्हें लगातार टाटा करते रहे। बच्चे अब अपनी बुआ के साथ मस्त हो गए थे। अगले दिन बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद घर के काम निबटाए ही थे कि शालिनी आ गई। भाभी जी, चल रही हैं क्या मालती जी के यहाँ? उन्होंने बहुत अच्छी बुनाई डाली है। देख आए, मुझे भी साक्षी का स्वेटर बनाना है। शालिनी बोली। चलते हैं, बस 2 मिनट रुकिए, कहती मैं शुभांगी से बोली। शुभांगी, चलो जरा, तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ। मालती जी के यहाँ तो मानो महफिल जमी थी। नयना और सपना भी वहीं थीं। सभी घर के कामों से निबटकर सर्दी की कुनकुनी धूप में बैठकर स्वेटर बुनने में व्यस्त थीं। उनका मिल बैठकर बुनना, सीखना सिखाना काबिले तारीफ था। मैंने शुभांगी को सबसे परिचित करवाया। और नयना जी, शादी में जाने की आपकी तैयारियां पूरी हो गईं? मैंने उत्सुकतावश पूछा। हाँ भई, हो गईं। जिसकी शादी है उसे तो तैयारियां करनी ही होती हैं, पर शादी में जाने वालों की भी तैयारियां करने में बैंड बज जाते हैं। नयना के इतना कहते ही सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। वे फिर बोली, बच्चों की शॉपिंग तो लगता है वहां पहुंचने तक भी चलती रहेगी। मुझे बस फेशियल करवाना है और बालों में मेहंदी। आप कौन सी मेहंदी लगाती हैं? शालिनी ने उत्सुकतावश पूछा। मैं तो शहनाज की ही मेहंदी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन वह तो बहुत महंगी होती है। मालती बोल उठी। महंगी तो होती है, लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत स्टैंडर्ड के होते हैं। नयना ने उत्तर दिया। तो नमिता बोली, आजकल तो कितनी ही तरह की हेयर डाई मार्केट में आ गई हैं, जिन्हें लगाने के बाद इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ता। मेहंदी में तो बहुत झंझट है। हेयर डाई पर वाद विवाद प्रतियोगिता का अच्छा खासा माहौल बन गया। एकाएक करके सब अपने अपने राज के पर्दे उठाने लगीं कि कौन कौन किस तरह क्या इस्तेमाल करती हैं। कोई बालों को केवल न्यूट्रिशन देने के लिए मेहंदी, अंडा, दही, नींबू आदि आजमा रहा था, तो कोई खिचड़ी बालों को रंगने के लिए केमिकल हेयर डाई का इस्तेमाल करता था। ये लोग बालों की सफेदी दिखने से पहले ही दोबारा रेगुलरली हेयर डाई का इस्तेमाल कर लेते थे। इन रहस्यों से पर्दा हटने पर मेरे विचारों में जो मंथन चल रहा था, उससे मेरी तंद्रा टूटी तो मैंने बातें करते सुना। भाई, यहाँ का तो पानी ही खराब है। जब हम यहाँ ट्रांसफर होकर आए थे तो बिल्कुल काले बाल थे, अब बालों का ये हाल हो गया है। मैंने घड़ी देखी तो घड़ी की सुइयां इशारा कर रही थीं कि बच्चों के स्कूल से लौटने का समय हो गया है। अच्छा, अब चलते हैं मालती जी, बच्चों की बस आती ही होगी। अच्छा, सबको नमस्कार, आइएगा, कहते हुए हम वहां से चल पड़े। हम लोग घर आ गए। उस दिन मैंने देखा, शुभांगी दोपहर से ही गुमसुम सी थी। मुझे समझते देर न लगी कि शुभांगी के मन में भी विचारों का सैलाब उछाल मार रहा है। रात को सोने का समय हुआ तो मेरी नजर शुभांगी पर पड़ी। क्यों शुभांगी, नींद नहीं आ रही है? क्या सोच रही हो? मैंने कुरेदना चाहा। भाभी, मैं बहुत ही असमंजस में हूँ। आज आपकी फ्रेंड्स की बातों ने मुझे बहुत ही असमंजस में डाल दिया है। मैं सोच रही हूँ, कहीं मैं ही तो गलत नहीं, कहीं रितेश को लेकर मेरा डिसीजन। मैं समझ गई शुभांगी कि तुम क्यों परेशान हो। देखो शुभांगी, हर एक इंसान में कुछ न कुछ कमी होती ही है। कुछ कमियां खुद में होती हैं, जिन्हें दूर किया जा सकता है। कुछ कमियां नेचुरल होती हैं, जिन्हें छिपाना भी पड़ता है। तभी तो लोग पर्सनैलिटी इंप्रूव कर पाते हैं। अब तुम बताओ कि रितेश तुम्हें कैसे लगे? सच कहूं भाभी, पहली बार देखते ही मुझे बहुत अच्छे लगे। नेचर भी बहुत अच्छा है। बस उनके बाल कुछ देखो शुभांगी, अगर वे हेयर डाई लगाकर तुम्हें देखने आते, तो क्या तुम उन्हें रिजेक्ट कर पाती? नहीं भाभी। देखो शुभांगी, तुम यह मत समझना कि मैं तुम्हें लेक्चर दे रही हूँ। तुम तो मेरी दोस्त जैसी हो, इसीलिए इसे दोस्त की सलाह समझो। लड़कों का चरित्र और उनके संस्कार उनके घर-बार, उनकी सूरत व बाहरी दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सविता दीदी को ही देखो, उनके लिए एक हीरो पंसद किया था अजय भैया ने, लेकिन वही दीदी आज इतना दुख और शराबी पति की प्रताड़नाएं सहन कर रही हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। अब मैं समझ गई हूँ। भाभी,
आप कल ही माँ को फोन कर दीजिएगा, मुझे रिश्ता मंजूर है। इतना सुनते ही मैंने शुभांगी के हाथ अपने हाथों में समेट लिए। मेरी आंखों में खुशी के आंसू छलछला आए। मैंने जब यह खुशखबरी मांझी को फोन पर सुनाई, तो मांझी खुशी से गदगद हो उठी। बोली, अरे बहू, तुमने शुभांगी पर ऐसा क्या जादू कर दिया? हम तो हार मान चुके थे। मैं सोच रही थी, यह तो स्वतः घटित घटना थी, जिसने शुभांगी को यथार्थ से परिचित करवाकर आत्ममंथन के लिए प्रेरित किया। मैं बोली, मां जी, मैंने कोई जादू नहीं किया। वह तो। और मां जी के ढेरों आशीर्वाद मेरी झोली में आ गए, जिन्हें मैं सुखद अनुभूति के साथ सहेज रही थी।